हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आर्क। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट के बारे में, जो हमारा होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो आइए पहले समझते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो दोस्त होता है वो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है। मतलब ये समझिए कि यूँ अगर कोई जैसे वाटर के बिना, ठीक है, आपकी लाइफ नहीं सस्टेन कर सकती है, तो उसी तरीके से अगर आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, अगर इसमें कोई, ठीक है, एरर आता है तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी पूरी नहीं जी पाएंगे। तो उसी तरीके से जो रिस्पायरेटरी सिस्टम ये और ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आज जो हमारी फार्मा की क्लास है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो फार्माकोलॉजी है, ठीक है, उसके बारे में, यानी जो इसमें जितने ड्रग्स हैं उनके यूजेस क्या हैं, ठीक है, और उनका फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक, ठीक है। उसके साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है, ठीक है, किस किन किन परिस्थितियों में हम उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई एडवर्स रिएक्शन है, ठीक है, तो वहाँ भी जो है हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जिनके साथ में भी हम इन दवाओं का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में जो है आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले इसके एक रूट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का रूट है, ठीक है, वो स्टार्ट होता है आपके नेजल कैविटी से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है। दोस्तों, ये जो नोज़ है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, आपका नेजल कैविटी से जो है स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? ठीक है, टर्मिनल एल्वोलाई तक जाता है। ठीक है दोस्त, कहाँ तक? टर्मिनल एल्वोलाई तक। ठीक है, ये, ठीक है, आपका एल्वोलाई वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कौन सा है? एल्वोलाई वाला स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और आप जोड़ दीजिए, ठीक है, टर्मिनल। टर्मिनल एल्वुलाई। ठीक है, टर्मिनल एल्वुलाई का मतलब होता है कि जो हमारा एल्वुलरी सैक है वो कहाँ है? जो एकदम लास्ट तक है, ठीक है, वहाँ तक जो है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है एग्जिस्ट करता है, वहाँ तक इसका महत्व होता है। तो मान के चलिए कि नेजल कैविटी से आप स्टार्ट किए और कहाँ तक आया? टर्मिनल एल्वुलाई तक। ठीक है, जो टर्मिनल एल्वुलाई है वहाँ तक आप आए। अब रास्ते में क्या क्या पड़ता है? ठीक है, रास्ते में आपका एपिग्लॉटिस हो गया, ठीक है, उसके बाद में ट्रैकिया हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका ट्रैकिया हो गया। फिर ट्रैकिया के बाद में सॉरी, लंग्स नहीं, ट्रैकिया के बाद में आपका ब्रोंक्योल्स आएगा। ठीक है, और ब्रोंक्योल्स के बाद में जो है क्या आएगा आपका? ब्रोंक्योल्स के बाद में आपका आएगा एल्वुलाई। ठीक है, और एल्वुलाई आपका टर्मिनल एल्वुलाई तक जाएगा। और जो आपका ब्रोंकाई है, ठीक है, वो कहाँ जाता है? वो जाता है आपके लंग्स में। ठीक है, चाहे वो आप लेफ्ट जो डिवीजन है ब्रोंकाई का वो कहाँ पे जाएगा? आपके लेफ्ट लंग्स में। और जो राइट लंग्स का डिवीजन है वो कहाँ पे जाएगा आपके? ठीक है, जो राइट एल्वुलाई जो है उसका कहाँ पे जाएगा? आपके राइट लंग्स में। तो यहाँ पे जो है कुछ स्ट्रक्चर है, तो आइए एक इसका पाथवे हम लोग अलग से ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है, नेजल कैविटी। ठीक है, फिर नेजल कैविटी से आप कहाँ आएंगे? आप आएंगे ईपीग्लॉटिस। ठीक है, ईपीग्लॉटिस एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है फूड को और वाटर को कहाँ जाने से? आपके ट्रैकिया में जाने से। फिर एपिग्लॉटिस के बाद में आपका आता है, ठीक है, क्या आता है आपका? ट्रैकिया आता है। ठीक है, आपका आता है ट्रैकिया। उसके बाद में ट्रैकिया के बाद में क्या आता है? ट्रैकिया के बाद में आपका आता है ब्रोंक्योल्स। ठीक है, ब्रोंक्योल्स नहीं, आप ब्रोंकाई कहिए। ठीक है, क्या आता है? ब्रोंकाई। और लास्ट में जो है क्या आता है? लास्ट में आता है आपका एल्वुलाई। ठीक है, आपका लास्ट में क्या आता है? एल्वुलाई, जिसे हम क्या कहते हैं? एयर सैक। ठीक है, एयर सैक क्यों कहते हैं? एयर सैक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी हवा भरी हुई होती है। दोस्तों ध्यान से दीजिए, देखिए इसमें एक स्ट्रक्चर जो है हमारा छूट रहा है, कौन सा? ठीक है, नेजल कैविटी के बाद में क्या आपका आएगा? फायरिंग्स। ठीक है, फायरिंग्स। फायरिंग्स दोस्तों क्या होता है? फायरिंग्स को हम और भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फायरिंग्स को हम और क्या कहते हैं? फायरिंग्स को हम कहते हैं साउंड बॉक्स। ठीक है, फायरिंग्स, सॉरी फायरिंग्स को नहीं यार, लैरिंग्स को बोलते हैं। ठीक है, लैरिंग्स को।
लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं? साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स भी बोला जाता है। फेरिंग्स जो होता है, ठीक है, वो आपके गले में होता है और क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है किसको? ठीक है, फूड और वाटर को कहाँ पे जाने से? लंग्स में जाने से। तो यहाँ पे ठीक है आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स और फेरिंग्स जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद में एपिग्लॉटिस, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स और फिर लास्ट में आपका क्या हो गया? एल्वेलाई हो गया। तो आइए और थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका ब्रोंकियल ट्यूब्स हो गया, और ये आपका राइट लंग्स हो गया, और ये आपका लेफ्ट लंग्स हो गया। दोस्तों जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, थोरेसिक कैविटी में जहाँ लंग्स प्रेजेंट है वहाँ पे लंग्स को सुरक्षित तरीके से रखने के लिए, ठीक है, एक प्ल्यूरा, ठीक है, एक प्ल्यूरा यानी कवरिंग बनाई गई है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्ल्यूरा। ठीक है, प्ल्यूरा का मतलब होता है कवरिंग, ठीक है, प्ल्यूरा का मतलब होता है कवरिंग। और इसी प्ल्यूरा के बीच में क्या होता है? प्ल्यूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये एक लंबा स्ट्रक्चर हो जाता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में, जो इसकी फार्माकोलॉजी है, ड्रग्स है। अब हम लोग इस लेक्चर में टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स, ठीक है। एंटी अस्थमा से आप लोग परिचित होंगे कि अस्थमा क्या होता है? जब सांस फूलने लगता है, ठीक है, जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? स्वेलिंग आ जाती है, उसकी जो कैविटी है वो नैरो हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, ठीक है। तो उस समय जो है सांस फूलने की समस्या होती है, ठीक है। तो वो उसमें जो दवा यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स बोलते हैं उसको। फिर हम बात करेंगे ब्रांकियोडायलेटर्स के बारे में। कुछ दवाएं ऐसी हैं जो कहाँ पे एक्ट करती हैं? ब्रोंकाई पे एक्ट करती हैं, और ब्रोंकाई को क्या करती हैं? वो डायलेट कर देती हैं। जब ब्रोंकाई डायलेट हो जाती है तो उससे सांस लेने में आसानी हो जाता है, ठीक है, तो जिससे सांस का फूलना बंद हो जाता है। फिर हम बात करेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में, ठीक है। दोस्तों जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, ठीक है, वो भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है, रिस्पायरेशन में। इसका एक अलग लेक्चर, ठीक है, हम लोग शूट करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बाद में समझेंगे। एंटी कोलिनर्जिक जो है, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग और कोलिनर्जिक ड्रग्स ये दोनों बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है, तो उसको बाद में देख लेंगे सेपरेट से। फिर बात करेंगे मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के बारे में, ठीक है। दोस्तों मास्ट सेल का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, अभी आगे हम लोग समझेंगे। फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में आपका कार्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड में कौन कौन सी? ठीक है, मुख्य रूप से आपका बीटामेथासोन, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, ठीक है दोस्तों। ये जो है मेनली दवा यूज़ किया जाता है, और भी है, ठीक है, लेकिन मेनली यही यूज़ किया जाता है। फिर आपका एंटी हिस्टामाइन, ठीक है, जो एंटी हिस्टामाइन ड्रग होता है, जो हिस्टामिन होता है, जो क्या करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, इचिंग, ठीक है, रैसेस, ठीक है, ये सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो होता तो मास्ट सेल भी है, ठीक है, लेकिन एंटी हिस्टामिन एक सेपरेट ग्रुप हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर म्यूकोलिटिक्स, ठीक है, म्यूकोलिटिक्स जानते हैं, जो फैल्गम होता है, म्यूकस होता है, उसको क्या करता है? ये तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ के जो है गीला करके बाहर निकालता है। तो ये म्यूकोलिटिक्स हो गया, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे डीकंजेस्टेंट्स के बारे में। जब सर्दी जुकाम होता है तो क्या होता है? ठीक है, सीने में जकड़न हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, तो उस समय, ठीक है, हम लोग क्या यूज करते हैं? डीकंजेस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। फिर ड्रग फॉर कफ, ठीक है, जो कफ होता है उसके लिए भी हम लोग दवाइयों को समझें, क्योंकि भाई रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है, तो रिस्पायरेशन से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक हैं, ठीक है, हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर एंटीटसिव, एंटीटसिव का मतलब होता है जो सूखी खांसी आती है, ठीक है, ढुक ढुक करके जो खांसी आती है, ठीक है, और कफ उसके साथ में नहीं होता है, ठीक है, तो वो आपका एंटीटसिव वाला टॉपिक हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे एक्सपेक्टोरेंट के बारे में, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है कि आपको गीली खांसी है, ठीक है, जब आप कफिंग कर रहे हैं तो साथ में म्यूकस फेल्गम जो है आपके ओरल कैविटी से बाहर आ रहा है, ठीक है, उसको आप निकाल रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टोरेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। एंटीटसिव का मतलब होता है सूखी खांसी,
ठीक है, सूखी खांसी, जिसे इंग्लिश में ड्राई कफ, ठीक है, ड्राई कफ। और एक्सपेक्टोरेंट, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है गीली खांसी, एक्सपेक्टोरेंट होता है गीली खांसी, ठीक है, गीली खांसी, जिसे हम वेट कफ बोलते हैं, ठीक है, वेट कफ। तो इतना सारा कुछ जो है हम लोगों को पढ़ना है। अब आइए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, ठीक है, जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया। क्या बताया कि पहले आप जाइए हमारे प्ले स्टोर पे और उसके बाद में वहाँ पे आप एग्जाम मार्क ऐप डाउनलोड कर लिए, ठीक है। ऐप का क्या नाम है, एग्जाम मार्क, ठीक है। डाउनलोड करिए, उसके बाद में रजिस्टर करिए, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करिए। उसके बाद में वहाँ से आप फार्माकोलॉजी का सिलेबस जो है परचेज करिए। कितने में, मात्र 249 में, ठीक है। 249 में आपको फार्माकोलॉजी का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर है। और उसके साथ क्या क्या मिलेगा आपको, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास तो आपको मिल ही रहा है, फाइनल PDF मिल जाएगा, फुल लेक्चर वीडियो मिल जाएगा, टॉपिक वाइज भी क्लास आपको मिल जाएगा, और समराइज वीडियो भी मिल जाएगा। और लास्ट में क्या, सबसे कॉमन, सबसे मोस्ट प्रिंटेड, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप फार्माकोलॉजी की क्लास करना चाहते हैं तो आप जाइए, ठीक है, प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे एग्जाम मार्क टाइप करिए और हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे रजिस्टर करिए। उसके बाद में फार्माकोलॉजी पेड कोर्सेज में जाइए, फिर फार्माकोलॉजी वाला जो सेक्शन है वहाँ पे क्लिक करिए और मात्र 249 रुपये पे करके आप हमारे कोर्स को परचेज कर लीजिए और आराम से पढ़ाई करिए। तो बस इतना। अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक जो पीछे देखा उसका कोई मतलब नहीं है, कहानी शुरू होती है यहाँ से। कहाँ से, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स से, ठीक है दोस्तों। कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स से। आइए समझते हैं कि एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं क्या। पहले थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन ऐसे समझिए कि जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होते हैं, पहले एंटी का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है, यानी विपक्षी। एंटी, उसके बाद में क्या है, हिस्टामाइन, ठीक है, हिस्टामाइन कह लीजिए या एंटी यानी हिस्टामिनिक कह लीजिए, ठीक है, कुछ भी, लेकिन मेन क्या है आपका, हिस्टामाइन है। अब हिस्टामाइन दोस्तों क्या होता है, ठीक है, हिस्टामाइन एक केमिकल होता है, ठीक है, अगर हम कहें साफ तौर पे तो एक तरीके का हार्मोन होता है जो क्या करता है हमारी बॉडी में, ठीक है, इचिंग यानी खजुलाहट के लिए, ठीक है, रैसेस के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, और 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है, उनके लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है तो और भी, लेकिन मेनली यही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बाकी इन्फेक्शन से भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, टिश्यू इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं और रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो है हम क्या देखेंगे, पहले एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स को देखेंगे। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे जो अभी पहले देखा है अस्थमा, ठीक है, थोड़ा सा बताया था, अब डिटेल सुनिए अस्थमा के बारे में। अस्थमा जो होता है वो क्या होता है, वो एक कंडीशन होता है, फिजिकल कंडीशन होता है, ठीक है, या कह सकते हैं आप पैथोलॉजिकल कंडीशन भी होता है, यानी फिजिको पैथो कंडीशन होता है। तो वो क्या करता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारी ट्रेकिया है, ठीक है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, ठीक है, ट्रेकिया विथ ब्रोंकाई क्या करता है, ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, यानी उसमें क्या होती है, सूजन हो जाती है। मान के चलिए कि ये हमारा ठीक है ट्रेकिया है और ये हमारा ब्रोंकाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, जैसे अभी आप इतना रास्ता इतना चौड़ा देख रहे हैं, मान लीजिए ये आपका है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर वाइड है। तो इसमें क्या होता है, जब हिस्टामिन रिलीज हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन को अभी हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, मेनली हिस्टामिन के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्टामिन आखिर क्या करता है। जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो ये जो इसका पोर्शन होता है, ठीक है, इसको जो ल्यूमन है, ठीक है, इसको क्या करता है, सकरा कर देता है, यानी नैरो कर देता है। ये जो ल्यूमन है, ठीक है, ल्यूमन को क्या करता है, ये नैरो कर देता है, ठीक है, नैरो कर देता है।
इस ठीक उसी तरीके से इसमें भी करता है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, अल्टीमेटली ये जितनी भी रिस्पायरेटरी मतलब पाथवे है उसको ये क्या कर देता है, सकरा कर देता है। जब वाइट था, कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोई इन्फ्लामेशन नहीं था, तो क्या होता था, हम आराम से क्या कर रहे थे, रिस्पायरेशन कर रहे थे। लेकिन जब ये मैकेनिज्म अल्टर्ड हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, उसका रास्ता जो है, ठीक है, जो रिस्पायरेटरी पाथवे क्या होता है, नैरो हो जाता है, उसका ल्यूमन पतला हो जाता है। तो फिर क्या होती है, दिक्कत होती है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होती है तो फिर कफ अस्थमा जैसी समस्या जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया इसका थोड़ा सा ब्रीफ। अब आइए पढ़ते हैं, अस्थमा इज एन एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, इन्फ्लामेटरी वही इन्फ्लामेटरी एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेनली क्या होता है, मेनली इचिंग होता है, रैसेस होता है, आर्टिकेरिया होता है। ठीक है, मोस्ट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं एलर्जिक कुछ रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन टू सर्टेन एलर्जन। ठीक है, एलर्जन को समझिए, एलर्जन वो एजेंट होते हैं, ठीक है, जो एलर्जी को काज करते हैं। यानी जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें ये क्या करते हैं, मीडिएटर बन के जो है पैथोजन को इंजेक्ट कर देते हैं या अटैच कर देते हैं उससे, तो उससे क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, एलर्जन डेट लीड्स टू सीवियर कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, नैरोइंग। ठीक है, नैरोइंग, सीवियर का नैरोइंग का मतलब, ठीक है, सकरा। ठीक है, सकरा यानी बहुत कम हो जाता है। ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है, ट्रैकिया भी होता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ मीडिएटर्स लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन्स। सो ड्रग्स यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा इज कॉल्ड एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स। समझते हैं थोड़ा सा, ये कह क्या रहा है पैराग्राफ, ये कह रहा है कि अस्थमा इज ए एंटी इन्फ्लामेटरी, सॉरी, अस्थमा इज ए इन्फ्लामेटरी एलर्जिक रिएक्शन to certain allergens that leads to severe constriction of bronchi due to release of mediators like, जो भी हमने माध्यम की बात किया। ठीक है, एलर्जन क्या लाता है, एलर्जन इंड्यूस करता है हिस्टामिन को, सेरोटोनिन को, ल्यूकोट्राइन्स को, और क्या कर देता है, अस्थमा कॉज कर देता है। अब अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए जो दवाएं यूज की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एंटी अस्थमैटिक्स ड्रग। ठीक है, पूरा डिफिनेशन लिखते हैं इसका। मेडिसिन यूज्ड इन द treatment of asthma is known या called एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स। ठीक है, ये हो गया एंटी हिस्टामिनिक ड्रग का पूरा डेफिनेशन कि मेडिसिन यूज टू ट्रीट क्या, कंडीशन ऑफ अस्थमा। ठीक है, क्या होता है, वो होता है आपका एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। यानी जो अस्थमा है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी दवाएं यूज होती हैं। ठीक है, उसी के क्लासिफिकेशन के बारे में जो है यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो क्या है, ब्रोंकियोडाइलेटर्स। ठीक है, ब्रोंकियोडाइलेटर्स यानी इन दवाओं का काम क्या है, ये आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, ये
जो ब्रोंकाई है, ठीक है, वो जो नैरो हो गया है, जिसकी नैरोइंग हो गई है ल्यूमन की, ठीक है, वो क्या होगा, वो डायलेट करेंगे उसको और वो फिर से वाइड हो जाएगा, यानी चौड़ा हो जाएगा। तो इसमें दो ड्रग्स हैं, एक है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और सिम्पैथोमिमेटिक्स, ठीक है। मज़ा तो आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है, जो सब समझाएंगे, एक एक वर्ड समझाएंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग और ध्यान से सुनिएगा। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, एगोनिस्ट को आप सीधे समझे कि एगोनिस्ट उसे कहते हैं कि जैसे ये हो गया, ठीक है, ये हो गई पूरब की दिशा और ये हो गई पश्चिम की दिशा, ठीक है। एग्जाम्पल है, इसको मतलब समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ कि आप लोगों को आसान तरीके से, इजी तरीके से समझ में आ जाए। एगोनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं, जैसे कोई है, ठीक है, वो पूरब की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो पूरब की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब जो इसका एगोनिस्ट है, ठीक है, इसका एगोनिस्ट है, जो इसका साथी है, वो भी क्या करेगा, वो भी पूरब की तरफ जाएगा, ठीक है, वो भी पूरब की तरफ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एगोनिस्ट हो गया, ठीक है, किसका, इसका, ठीक है। ये मान लीजिए आप ए हो गया, ये मान लीजिए पर्सन बी हो गया, तो बी जो है वो किसका, ए का हो गया एगोनिस्ट। अब यहीं पे बात करते हैं एक दूसरा, अभी यहाँ पे समझा देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो जो एगोनिस्ट है, ठीक है, वो आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं एक और टर्म की, एंटागोनिस्ट। पिछले क्लास में हम लोग इंट्रो वाले में एंटागोनिस्ट पढ़े थे, लेकिन एक बार फिर रिवाइज करवा दे रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है ना थोड़ा सा उलझा हुआ है, ठीक है, तो इसको आसानी से समझिए। मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है, ठीक है, कहाँ, पश्चिम की साइड में, ठीक है, वो जा रहा है पश्चिम के साइड में। एक मिनट, फ़ोन आ रहा था, ठीक है। तो ये समझते हैं इसको, ये कहाँ जा रहा है, पश्चिम के साइड में जा रहा है। अब जो इसका एंटागोनिस्ट होगा ना, ये जो सी है, इसका मान लो कि एंटागोनिस्ट है डी, ठीक है, एंटागोनिस्ट है डी, ठीक है। ये अगर ये इसका एंटागोनिस्ट है, अगर ये इसका एंटागोनिस्ट है तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पूरब की तरफ, ठीक है, समझ में आया। इससे आसान तरीका और है नहीं कुछ, ठीक है, एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट को समझाने का। सबसे जितनी भी आप फार्मा की क्लास की होंगी, जितने भी टीचर्स की, या आप यूट्यूब पे सर्च मार लीजिएगा, इससे बेहतर एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट कोई आपको समझाएगा नहीं, ना इतने आसान लैंग्वेज में समझाएगा, ठीक है। तो अगर पर्सन ए पूरब की तरफ जा रहा है और इसका जो एगोनिस्ट है वो भी कहाँ जाएगा, पूरब की तरफ जाएगा, यानी मान लीजिए अगर कोई चीज़ बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो उसका एगोनिस्ट होगा वो भी क्या करेगा, उसकी मदद करेगा उसको बढ़ने में, ठीक है। लेकिन जो एंटागोनिस्ट रहेगा वो क्या करेगा, वो करेगा उसको डाउन करने में, यानी उसको कम करने में पीछे हो जाएगा। तो जो आपके दोस्त हैं वो आपके क्या हैं, एगोनिस्ट हैं, और जो आपके दुश्मन हैं वो क्या है, आपके एंटागोनिस्ट हैं। इससे आसान लैंग्वेज में अब नहीं समझाया जा सकता है, तो आप ध्यान से समझिएगा। दोस्त आपका क्या हुआ, जो आपके तरक्की में, आपके सक्सेस में आपके साथ है, ठीक है, वो क्या हो गया, आपका एगोनिस्ट हो गया। और जो आपके, ठीक है, खिलाफ है, जो आपकी बदनामी, ठीक है, आपकी बेइज्जती करवाता है, जो आपको हमेशा नीचा करने की कोशिश करता है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका एंटागोनिस्ट है। तो एंटागोनिस्ट से बचना है, ठीक है, और एगोनिस्ट का साथ करना है। बट उसको हम, यानी ये फार्मा है, ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट अलग होता है, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं कि एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या है, ठीक है। अब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट तो आप समझ गए हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो एड्रेनर्जिक होता है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और या सिम्पैथोमिमेटिक्स, ये क्या होते हैं। जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आपको, ठीक है, कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर कोलिनर्जिक सिस्टम के बाद में आपको क्या पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है।
फिर एंटीकोलिनर्जिक के बाद में आपको क्या पढ़ाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है एड्रेनर्जिक ड्रग्स। पूरा का पूरा टॉपिक होता है एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स को क्या कहते हैं, एड्रेनर्जिक ड्रग्स को और क्या कहते हैं, सिंपैथेटिक ड्रग्स, ठीक है। एड्रेनर्जिक ड्रग्स को और क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सिंपैथेटिक ड्रग्स। और इसको क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं इसको। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और सिंपैथेटोमिमेटिक्स, हाँ सिंपैथेटोमिमेटिक्स ये अलग होता है, ठीक है। सिंपैथेटो में इसको सिंपैथेटिक ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। एड्रेनर्जिक को ये भी बोलते हैं सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं और सिंपैथेटिक ड्रग्स भी बोलते हैं। अब फिर आपका जो बी वाला है वो क्या है आपका, मेथाइलजेंथिन, ठीक है। मेथाइलजेंथिन है, ये भी क्या करते हैं, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, ब्रोंकियो डायलेटर्स का काम करते हैं। फिर बात करें जो हमने दूसरे में क्या पढ़ा था कि क्या पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक है। अब जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, उसको समझिए क्या होते हैं। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं वो जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, क्या है, क्या है, एसिटाइल कोलिन। एक मिनट साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। जो एंटीकोलिनर्जिक्स ड्रग होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे एक्ट करते हैं, वो करते हैं एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उस पर, जिसे हम क्या कहते हैं, ACH, ठीक है। यहीं पे ये जो है एंटीकोलिनर्जिक एक्ट करते हैं। अब जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, उसको, ठीक है, कम करते हैं। जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो उसका सिक्रीशन है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये कम करते हैं, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक। अब यहीं पे एक और एंटीकोलिनर्जिक और एंटीकोलिन स्टेरेज, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, एक बार फिर से देखिए। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो क्या करेंगे, वो करेंगे हेल्प्स एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हेल्प इन द helps in the increase the level of एसिटाइल कोलिन, ठीक है। इसका जो सबसे परफेक्ट, ठीक है, जो सबसे परफेक्ट डिफिनेशन बनता है एंटीकोलिनर्जिक का, यही बनता है कि जो एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एसिटाइल कोलिन का लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है। कैसे इंक्रीज करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं एंटीकोलिनेस्टरेज को, ठीक है, इनहिबिट करके, ठीक है। एंटीकोलिनेस्टरेज को ये क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक जो एसिटाइल कोलिन होता है, ठीक है, उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है।
उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, उसका लेवल बढ़ जाता है। फिर अभी ये सब और बढ़िया से एकदम सेपरेट टॉपिक में एकदम धुआंधार तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जो मतलब है एंटी कोलिनर्जिक हो गया, कोलिनर्जिक हो गया, ठीक है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स हो गया, ये सारा कुछ एकदम धुआंधार तरीके से अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। क्योंकि ये रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग दवाएं सब एक्ट कर रही हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन मैं एक मोटा मोटा अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे जब इसकी सेपरेट क्लास लूँ तो आप लोगों को समझने में ऐसा ना लगे कि ये चीज़ हमने भाई सुना नहीं है, ठीक है, ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ हम सुना है, इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत पता है, ठीक है। तो आपको समझने में जो है बहुत आसानी होगी और बेहतर तरीके से आप लोग समझ ले जाएंगे और याद करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। दवा देखते ही, नाम देखते ही आप उसको करेक्ट आंसर टिक करेंगे, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर की बात करें, ठीक है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आपका यही है, क्या है, ये ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर का काम करती हैं लोग। फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड में, ठीक है, बीटा मेथासोन और डेक्सामेथासोन, ठीक है, और बैक्लोमेथासोन, यही सब हैं। फिर एंटी हिस्टामिनिक्स, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हो गया, ठीक है, और इसके क्लासिफिकेशन हो गए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करते हैं पहली क्लास के बारे में, ब्रांकियोडायलेटर्स, ठीक है। हमने क्या बोला था, एक एक क्लास हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, एक एक क्लासिफिकेशन के। ब्रांकियोडायलेटर्स में आपका एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और सिम्पैथोमिमेटिक्स। सिम्पैथोमिमेटिक्स को पहले समझिए। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नहीं, हम बात करेंगे सीधे नर्वस सिस्टम से। जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, हमारा वो किस में डिवाइड होता है, दो पार्ट में होता है। एक होता है सीएनएस और एक होता है एएनएस, ठीक है। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एएनएस का मतलब होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसको आप क्लासीफाई करेंगे तो ये फर्दर दो क्लास में होगा, ठीक है। एक आपका होगा, क्या होगा आपका, ठीक है, एक आपका होगा सोमैटिक, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और आपका होगा एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको यहाँ से नहीं, सीधे इसको देखिए, ठीक है, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। सीधे ये सब भी छोड़िए, नहीं बहुत लंबा खींचा जाएगा, कोई मतलब नहीं करेगा, इसको अलग से हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो कोई क्या दिक्कत है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हुआ, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, ठीक है, ये डिवीजन होते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक, जो पैरासिम्पैथेटिक जो होता है, ठीक है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्टिविटी होता है और जो पैरासिम्पैथेटिक का एक्टिविटी होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। जैसे कहीं पे अगर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हुआ ज़्यादा, तो उसको क्या करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होकर क्या कर देगा, उसको कम कर देगा। और अगर सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो उसको फिर क्या करना पड़ता है कि उसको पैरासिम्पैथेटिक से जो है उसको काउंटर करते हैं। तो इस तरीके से एक ये दोनों एक दूसरे के जो है अपोजिट हैं और चलते रहते हैं, इनके अलग अलग काम भी होते हैं। फिलहाल इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझ लीजिए कि बस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों होते हैं और दोनों के बारे में जो है हम लोगों को पढ़ना है। अब पहले बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दे काजेज वाइडनिंग ऑफ द एयरवे, ठीक है, वाइडनिंग ऑफ द एयरवे, कहाँ पे, ब्रोंकाई, ठीक, बाय रिलैक्सिंग ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स बाय स्टिमुलेटिंग बीटा रिसेप्टर, ठीक है, बीटा रिसेप्टर। अभी आगे आप लोग दवा पढ़ेंगे बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, बीटा ब्लॉकर,
ठीक है, ये नाम सुन लीजिए थोड़ा सा, ऐसे सब रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बताएंगे, अच्छे से बताएंगे आप लोगों को। बीटा रिसेप्टर वो क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट कर देते हैं, और जब बीटा रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो क्या होता है उससे, एयरवे यानी जो ब्रोंकाई है, ठीक है, उसकी जो कैविटी है वो क्या करती है, वाइड हो जाती है। अब ड्रग एग्जाम्पल की बात करें, इसकी एग्जाम्पल कौन कौन से ड्रग हैं, ठीक है, तो इसमें आपका सल्बुटामॉल है, टर्बुटालिन है, फॉर्मेट्रॉल है और एल्बेट्रॉल है। ठीक है, एल्बेट्रॉल है, ये क्या होते हैं, ये आपके एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। डोजेज की बात करें तो 2 to 4 mg ओरली, ठीक है, और टर्बुटालिन 5 mg ओरली, और फॉर्मेट्रॉल जो है ये 80 mg बीडी ओरली, ठीक है, और एल्बुट्रॉल 200 से 400 mg इनहेल्ड एवरी 6 आवर्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 4 दवाएं, कौन सी, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है, जो साथ में चलता है, यानी जो बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एड्रेनर्जिक। इंडिकेशन की बात करें कि कहाँ इसका यूज होता है, तो रिलीविंग द डिस्ट्रेस ऑफ आस्थमा। ठीक है, यानी आस्थमा का जो अटैक होता है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए, उससे आराम पाने के लिए हम जो है क्या करते हैं, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का यूज़ करते हैं, सल्बुटामॉल का यूज़ करते हैं, टर्बुटालिन का यूज़ करते हैं, फॉर्मेट्रॉल का यूज़ करते हैं। फिर ब्रोंकियोस्पाज्म और ब्रोंकियोकंस्ट्रक्शन, बात दोनों एक ही है, चाहे आप ब्रोंकियोस्पाज्म की बात करें चाहे ब्रोंकियोकंस्ट्रक्शन की बात करें, दोनों सेम है, अस्थमा दोनों से अटैक होगा। फिर बात करें कंट्रा इंडिकेशन की, ठीक है, यानी प्रिकॉशन की, कि कहाँ पे इसको नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो आपको यूज़ कहाँ पे नहीं करना है, पेशेंट विथ अनकंट्रोल्ड एरिथमिया। ठीक है, एरिथमिया जाते हैं दोस्त, एरिथमिया आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बताऊंगा। ठीक है, एरिथमिया जो होता है वो हार्ट का एक डिसफंक्शन होता है। ठीक है, डिसफंक्शन का मतलब जो हार्ट का काम है, ठीक है, जैसे अट्रिया का काम हो गया या वेंट्रिकल का काम हो गया, वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो जो डिसफंक्शन हो जाता है ना हार्ट में, ठीक है, उसको एरिथमिया बोलते हैं। ठीक है, इरेगुलर हार्ट बीट जो हो जाता है, ठीक है, उसको एरिथमिया बोलते हैं, इरेगुलर। ठीक, क्यों नहीं करते हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं। बीटा ब्लॉकर जो है ना, बीटा ब्लॉकर बहुत ज़बरदस्त दवाई होती है। ठीक है, कि कहाँ, हार्ट के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में ना बीटा ब्लॉकर बहुत तगड़ा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एल्बेट्रॉल में काजेज हाइपोकैलेमिया। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कौन सी एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट दवा है, ठीक है, जो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, एंटी अस्थमेटिक्स के रूप में, ब्रोंकोडायलेटस के क्लासिफिकेशन में, और उससे क्या होता है, उससे होता है हाइपोकैलेमिया, इट लीड्स टू हाइपोकैलेमिया। ठीक है, यानी एल्बेट्रॉल जो है, एल्बेट्रॉल क्या करता है, ये हाइपोकैलेमिया यूज़ करता है, काज करता है, हाइपोकैलेमिया ये काज करता है एल्बेट्रॉल। आइए आगे चलते हैं। अब इसके बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में। एडवर्स इफेक्ट में कुछ नहीं, नर्वसनेस, ठीक है, एंग्जाइटी, ठीक है, एंग्जाइटी, ट्रीमर, पल्पिटेशन, मोस्ट कॉमन है भैया, पल्पिटेशन और ट्रीमर। ठीक है, पल्पिटेशन और ट्रीमर अगर आपको देखना हो, ठीक है, तो सल्बुटामॉल की, ठीक है, हाई डोज देकर आप देख सकते हैं, एकदम प्रैक्टिकल विजुअल। ठीक है, ट्रीमर और पल्पिटेशन आप सल्बुटामॉल का हाई डोज देखिए, उसके बाद में तुरंत पिक्चर आपके सामने। हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन में बताऊंगा कि कहाँ पे यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में, बस इतना यहाँ पर समझ लीजिए कि हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है। ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का, ठीक है, लेक्चर है, इसलिए केवल हम लोग रिस्पायरेटरी
मतलब पाथवे के लिए जो इसको हम पढ़ रहे हैं रिस्पायरेशन के यूज़ के लिए। फिर हेडेक में, ठीक है, टैकीकार्डिया और एरिथमियाज, ठीक है, एरिथमियाज ये किसका पोर्शन है, हार्ट का ही, ठीक है, ये हार्ट से ही रिलेटेड है। टैकीकार्डिया भी हार्ट का ही है, ठीक है, अगर देखा जाए तो हेडेक भी हार्ट का ही है। हार्ट कॉमनली जो है हार्ट डिस्फंक्शन से ही हेडेक भी स्टार्ट होता है। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें, वही जो हमने बात किया कि ड्रग इंट्रैक्शन यानी किन किन दवाओं को इसके साथ में दे सकते हैं, या कौन सी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जो इसके साथ में देने पे अच्छा होगा और नहीं देने पे, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा, या नहीं देने पे गड़बड़ हो जाएगा और देने पे अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रग इंट्रैक्शन, बीटा ब्लॉकर्स, एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है, सीधे बात करिए कि जो एंटागोनिस्ट जो हैं, एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, एगोनिस्ट को एंटागोनिस्ट से इसको कैंसिल कर सकते हैं, एंटागोनाइज करते। तो जो बीटा ब्लॉकर एगोनिस्ट है, ठीक है, उसमें आप अगर उसका बीटा ब्लॉकर, ठीक है, एंटागोनिस्ट की दवा चल रही है तो आप वहाँ पे बीटा एगोनिस्ट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, अगर बीटा ब्लॉकर चल रही है तो आप क्या वहाँ पे बीटा एगोनिस्ट नहीं देंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एग्जांपल के लिए देखें तो अगर कोई पेशेंट सल्बूटामॉल ले रहा है, ठीक है, सल्बूटामॉल ले रहा है तो उसको आप प्रोपेनोलोल नहीं देंगे, ठीक है, क्यों नहीं देंगे समझते हैं। जो सल्बूटामॉल है वो आपका क्या है, एगोनिस्ट है, ठीक है, वो क्या है आपका एगोनिस्ट है, और जो प्रोपेनोलोल क्या है, ये है आपका एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है ब्लॉकर है, ये बीटा ब्लॉकर है, ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर सल्बूटामॉल, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, आप सल्बूटामॉल उसको दे रहे हैं, अगर बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए आपने अगर उसे प्रोपेनोलोल दे दिया तो उसका क्या समस्या हो जाएगी, उसको जो अस्थमा वाली दवाई थी ना वो उसकी बेकार हो जाएगी, उसको फिर से अस्थमा की समस्या होने लगेगी। तो इस तरीके से जो है वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीटा ब्लॉकर एंटागोनाइजेज द इफेक्ट ऑफ एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, बात वही कर रहा है कि जो बीटा ब्लॉकर्स अगर आप दे देंगे तो वो इसके इफेक्ट को क्या, भाई सीधी सी बात है, वो एगोनिस्ट है इसका, ठीक है, तो वो बढ़ाएगा और एंटागोनिस्ट को क्या करेगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है, तो इसलिए यूज़ नहीं करना है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ थियोफाइलिन, ठीक है, थियोफाइलिन काजेज एडिटिव इफेक्ट। थियोफाइलिन क्या है, मिथाइल जेंथिन ग्रुप का है, ठीक है, थियोफाइलिन काजेज एडिटिव इफेक्ट, प्रोलॉन्ग यूज यानी प्रोलॉन्ग्ड यूज थियोफाइलिन का नहीं करना है, ठीक है, जो डेरिफाइलिन होता है उसका यूज नहीं करना है। अब इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है उसको देखते हैं। नर्सेज शुड मॉनिटर द पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर आपको ध्यान देना है, पल्स उसका रिकॉर्ड करना है, और रेस्पिरेटरी रेट, भाई रेस्पिरेटरी रेट तो रिकॉर्ड ही करना है, एंड ब्रीदिंग साउंड, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड करना है आपको। पेशेंट को आप क्या बता सकते हैं, तो टीच द पेशेंट हाउ टू यूज़ इन्हेलर्स, यानी जो इन्हेलर्स हैं उसका यूज कैसे करते हैं ये आपको पेशेंट को जो है बता देना चाहिए, ठीक है, और सिखाना चाहिए। फिर इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड रेस्पिरेटरी इरिटेंट्स सच एज स्मोक, डस्ट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल, यानी पेशेंट को सलाह देनी है, ठीक है, कि ये इन चीज़ों से दूर रहे, जैसे कि जो इरिटेंट होते हैं रेस्पिरेटरी, जिससे कि उसको सांस लेने की समस्या होने लगे, ठीक है, जैसे स्मोक हो गया, धुआं हो गया, डस्ट हो गया, धूल हो गया, और स्ट्रॉन्ग स्मेल, और कोई बहुत ज़्यादा जहाँ पे सुगंध है, ठीक है, इन सब जगहों पे जो पेशेंट है अस्थमा को उसको नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप उसको बता सकते हैं। बात करें मिथाइल जेंथिन ब्रोंकोडायलेटर्स की, मिथाइल जेंथिन ब्रोंकोडायलेटर्स की, तो पहले इस बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। दीज ड्रग्स आर वीक सीएनएस स्टिमुलेंट डेट आर पावरफुल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, दस दे रिलैक्स द स्मूथ मसल ऑफ
ब्रोंकाई आल्सो हैव डाईयूरेटिक इफेक्ट। तो जो मिथाइल जंथिन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ठीक है, वो एक मतलब स्टिमुलेंट होते हैं, लेकिन वीक स्टिमुलेंट होते हैं और पावरफुल स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होते हैं। ठीक है, पावर जो स्मूथ मसल से जो हमारी ट्रैकिया है, जो हमारी रिस्पायरेटरी, ठीक है, पाथवे, वो क्या है, वो पूरी स्मूथ मसल से बनी हुई है। तो ये क्या करते हैं, ये उसको रिलैक्स करने के लिए इनके पास बहुत पोटेंसी होती है। तो जब शरीर के अंदर जाते हैं तो ये उसको क्या करते हैं, पूरी तरीके से रिलैक्स कर देते हैं, जिसको उसका जो नैरो हुआ है ल्यूमन, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे वाइड हो जाता है और फिर उससे जो है आराम मिल जाता है। ठीक है, तो ये होता है इसका। और इनके पास डायूरेटिक, ठीक है, जो मतलब यूरिन पास करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है, इफेक्ट होता है, वो भी इनके पास होता है। ठीक है, तो अगर आप मिथाइल जंथ्रिक ड्रग ले रहे हैं तो आपको बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है, जिससे मतलब वाटर लॉस आपका शरीर से हो सकता है। ड्रग एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो अभी हमने बताया कि जो थियोफाइलिन है, ठीक है, वो मिथाइल जंथिन है, ठीक है, ईटोफाइलिन और अमाइनोफाइलिन। ठीक है, क्या थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन और ईटोफाइलिन, ये तीनों क्या हैं, मिथाइल जंथिन्स हैं। ठीक है, मिथाइल जंथिन्स। ठीक, डोजेस की बात करें तो 200 to 400 mg TDS ओरली। ठीक है, एथोफाइलिन की बात करें तो 250 mg TDS IV और IM, ठीक है, यानी इंजेक्शन भी है इसका। और अमाइनोफाइलिन की 250 से 500 mg TDS IV स्लोइन। ठीक है, ये हो गया इसके डोज के बारे में और इसके ड्रग्स के बारे में। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके इंट्रक्शंस, यानी इसके यूज़ कहाँ कहाँ हैं। तो जाहिर सी बात है, रिस्पायरेटरी सिस्टम आप पढ़ रहे हैं तो वो यूज़ अस्थमा में ही होगा। तो ट्रीट एंड प्रिवेंस ब्रोंकियोस्पाज्म। ठीक है, जो ब्रोंकियोस्पाज्म है, अगर उसकी वजह से अस्थमा हो रही है तो उसको ये ट्रीट कर देगा और अस्थमा का पेशेंट आपका सही हो जाएगा। तो ट्रीट अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और इम्फाइसिमा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों में भी ये जो है यूज़ किया जाता है, अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, इम्फाइसिमा। कंट्रा इंडिकेशन या प्रिकॉशन। कंट्रा इंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी टू एनी जेंथिन। ठीक है, अगर जेंथिन, मिथाइल जेंथिन की कोई भी दवाई है, अगर वो आपके लिए हाइपर सेंसिटिव है तो उसको आपको नहीं लेना है। इन्फेक्शन और इरिटेशन ऑफ रेक्टम और लोअर पोर्शन। ठीक है, अगर आपके रेक्टम में या रेक्टम वाले लोअर पार्ट में अगर कहीं भी, ठीक है, इन्फेक्शन है तो भी आपको ये दवाई नहीं लेनी है। और गिव कॉशनली इन न्यूनेट्स, इन एल्डरली पेशेंट एंड हार्ट डिसऑर्डर, हिपैटिक डिसऑर्डर। ठीक है, यानी अगर कोई बच्चा है, ठीक है, या कोई व्यक्ति है जिससे हार्ट की समस्या है, ठीक है, लीवर की समस्या है, तो उसमें ये दवाई आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें पूरी तरीके से कंट्रा इंडिकेटेड है। नेक्स्ट आइए एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। वही हेडेक, सर दर्द, एंजाइटी, घबराहट, नोजिया, सीजर, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग। इसीलिए बोला गया है कि लीवर का जो पेशेंट है, हार्ट का जो पेशेंट, उसमें नहीं यूज़ करना है। ठीक है, एब्डोमिनल, डायरिया, ठीक है, रिस्पायरेटरी अरेस्ट, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, वोमिटिंग, पेप्टिक अल्सर, इपीगैस्ट्रिक पेन, टैकीकार्डिया। तो यार पूरा का पूरा जो है ये पूरा, इससे बढ़िया इसको यूज ही ना करो। ठीक, तो बहुत मतलब रेयर कंडीशन में इसको यूज करो, नहीं तो यूज ही मत करो भाई। एक ब्रोंकोडाइलेशन के लिए जो है इतना सारा क्यों हम शरीर को दें। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इसका हम यूज ही ना करें। जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, ठीक है, बिल्कुल एकदम जान माल का खतरा हो, तब जो है हम इसको मिथाइल जंथिन को यूज़ करें। ठीक है, तो यार बहुत खतरनाक दवा हो गई है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। ड्रग इंटरेक्शन किसके बारे में बात करें तो भैया बीटा ब्लॉकर। ठीक है, बीटा ब्लॉकर, मिथाइल जंथिन। ठीक है, बीटा ब्लॉकर भाई सब में रहेगा। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन में इंक्रीजेज द हाफ लाइफ ऑफ मिथाइल जंथिन्स एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ मिथाइल जंथिन, ठीक है, टॉक्सिसिटी। यानी जो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है उसको नहीं देना है, नहीं तो अगर आप उसको दे देंगे ना तो क्या क्या होगा, ठीक है, इसकी हाफ लाइफ बढ़ेगी,
मिथाइलजेंथिन की, ठीक है, और इंक्रीज हो जाएगा मिथाइलजेंथिन टॉक्सिसिटी का इफेक्ट, और फिर एक जाके कहाँ होगा, लीवर में जाके बैठेगा, हार्ट में जाके बैठेगा, ठीक है, किडनी में जाएगा, तो ये सारी जगहों पे जाके क्या होगा, जमा होगा। फिर बात करें रिफाम्पिसिन, फेनोबार्बिटॉल, फेनिटॉइन और सिगरेट स्मोकिंग, चारकोल, ब्रॉयल्ड फूड में शॉर्टन द हाफ लाइफ ऑफ दिस ड्रग रिड्यूसिंग देयर इफेक्टिवनेस। यानी रिफाम्पिसिन भाई क्या है, एर्थोमाइसिन, एक दवा याद रखो, ठीक है, कि एर्थोमाइसिन, ठीक है, नहीं देना है, और ये क्या करेगा, रिफाम्पिसिन के साथ में नहीं देना है, फेनोबार्बिटल के, फेनेटॉइन के, ठीक है, इतने सारी चीज़ों के साथ में नहीं देना है। लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है, डिफरेंस को ध्यान रखिए, हो सकता है पूछ ले, वैसे काम चांस बहुत कम है, लेकिन मे भी डिफरेंस दोनों में है कि जब आप एर्थोमाइसिन की बात करते हैं तो एर्थोमाइसिन क्या करता है, जाके इसकी हाफ लाइफ को बढ़ा देता है। जब हाफ लाइफ इसकी बढ़ जाती है तो इसकी टॉक्सिसिटी होने का खतरा हो जाता है, ठीक है, बॉडी में। तो इस तरीके से एर्थोमाइसिन नहीं यूज़ करना है। रिफाम्पिसिन, फेनोबार्बिटॉल, ठीक है, और फेनेटॉइन, ये सब क्यों नहीं यूज़ करना है, क्योंकि भाई ये जाएगा तो ये इसके हाफ लाइफ को शॉर्ट कर देता है, और जब हाफ लाइफ को शॉर्ट कर देगा तो इससे इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करना है। तो क्या क्या नहीं यूज़ करना है मिथाइलजेंथिन के साथ में, अगर मिथाइलजेंथिन पेशेंट ले रहा है ग्रुप की दवाएं, थियोफाइलिन, डेरिफाइलिन, ठीक है, इटोफाइलिन, एमिनोफाइलिन सब ले रहा है, तो उसमें आपको क्या नहीं यूज़ करना है, पहले नंबर तो एर्थोमाइसिन नहीं यूज़ करना है, दूसरे नंबर क्या नहीं, रिफाम्पिसिन नहीं यूज़ करना है, तीसरे नंबर फेनोबार्बिटल नहीं यूज़ करना है, फिर फेनेटॉइन नहीं यूज़ करना है, और सिगरेट स्मोक नहीं करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सिगरेट स्मोक भी नहीं करना है। अब बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो नर्सेज शुड असेस फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी, ठीक है, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं या जो नर्सिंग स्टाफ है उनका क्या काम है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो ये सारी दवाइयाँ ले रही है, ठीक है, या चल रहा है, तो उसमें उसको क्या करना है, उसमें उसको ध्यान देना है, ठीक है, कि कहीं कोई टॉक्सिसिटी नहीं हो रही, जो टॉक्सिसिटी के सिम्टम है ना, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है, वो सब ध्यान में रखना, अगर ऐसी कुछ हो रहा है तो उसको तुरंत जाके डॉक्टर को रिपोर्ट कर देना है। नर्सेस आल्सो शुड नो डैट थेरापेटिक सीरम लेवल ऑफ द थियोफाइलिन रेंज फ्रॉम 10 to 20 mcg पर ml, यानी जो नर्सिंग स्टाफ हैं उनको थियोफाइलिन का, ठीक है, जो टॉक्सिसिटी लेवल होता है उसका रेंज पता होना चाहिए, ठीक है, और उसका जो सीरम लेवल है उसको एसेस करते रहना चाहिए, और उसको देख क्या होता है, उसका लेवल 10 से 20 mcg पर ml, यानी माइक्रोग्राम पर ml जो होता है थियोफाइलिन का सीरम लेवल होता है रेंज। अगर इससे ज़्यादा जा रही है तो मतलब उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। एडवाइज पेशेंट टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ जेंथिन कंटेनिंग फूड एंड बिवरेजेस, यानी पेशेंट को अवेयर करना है, उसे बता देना है कि आपको, ठीक है, जिसमें जेंथिन वाली प्रोडक्ट है जेंथिन्स की, जिसमें जेंथिन पाया जाता है, वो दवाइयाँ आपको नहीं लेनी है, ठीक है, वो मतलब सॉरी दवाई कहना है, वो मतलब जो फूड कंटेन करने वो फूड नहीं लेना, दवाई तो भाई ले ही रहे हैं, इसको टॉक्सिसिटी हमको प्रिवेंट करना है ना, तो टॉक्सिक दवा हम दे रहे हैं, ठीक है, उतने से हमारा काम चल रहा है, लेकिन अगर अलग से और एडिशनल डोज मिल जाएगा किसी भी तरीके से तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो इसीलिए टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, पेशेंट की सेफ्टी के लिए उसे बता देना है कि कोई ऐसा खाना आप मत खाइए जिसमें और जेंथिन उपलब्ध हो, ठीक है, तो वो आपका काम हो जाता है बताना। टू डिटेक्ट टॉक्सिसिटी नर्सेज शुड मॉनिटर सीरम ड्रग लेवल, ये अभी बात हो गई ऊपर वाली, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, वही कह रहा है कि सीरम जेंथिन का सीरम लेवल जो है मॉनिटर करना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक दवा के बारे में हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हम एंटीकोलिनर्जिक को एकदम डिटेल में समझेंगे। जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे काजेज ब्रोंकोडायलेशन बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ acetylcholine. Acetylcholine causes bronchoconstriction. They causes the bronchodilation by blocking the action of acetylcholine. Acetylcholine causes bronchoconstriction. ठीक है, आप समझिए इसको, जो एंटीकोलिनर्जिक होते हैं वो क्या करते हैं, जो एसिटाइलकोलिन है उसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं,
जब उसके एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होता है, उससे जो ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो बंद हो जाता है और धीरे धीरे ब्रोंको डायलेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो है वही क्या करता है, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, वो ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन करता है। तो ये हो गया आपका एंटीकोलिनर्जिक। अब बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो मैकेनिज्म कैसे काम करता है? दीज एजेंट इनहिबिट द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर आर ब्लॉक्स द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इन सेंट्रल एंड द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, दोनों में क्या करता है, इसके एक्शन को ब्लॉक कर देता है। फिर दे स्टॉप द ट्रांसमिशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स इम्पल्सेस देयर लेसन्स द स्पाज्म ऑफ स्मूथ मसल्स सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड ब्लेडर। ठीक है, यानी जो जीआईटी की मसल्स होती हैं, जो ब्लेडर की मसल्स होती हैं, ठीक है, जो रिस्पिरेटरी की मसल्स होती हैं, ठीक है, उनमें, ठीक है, इनका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसका ट्रांसमिशन जो इम्पल्सेस के थ्रू होने लगता है। ठीक है, और वो इतनी सारी जगहों पे जो है रिलैक्स कर देती हैं मसल्स को। आगे इसके डोज की बात करें और एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका पहला एग्जाम्पल जो है वो आपका एट्रोपिन हो जाएगा, फिर इप्राटोपियम ब्रोमाइड, बेंजोट्रापिन और डाइफेनहाइड्रामाइन। कॉमनली मोस्ट यूज ड्रग एट्रोपिन और इप्राटोपियम ब्रोमाइड। एट्रोपिन और इप्राटोपियम ब्रोमाइड, ठीक है, दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले ड्रग्स एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं। ठीक है, डोज की बात करें तो एट्रोपिन, ठीक है, 0.4 to 1 mg IV वन टाइम में रिपीट टू आवरली, ठीक है, 2 mg मैक्स। यानी इसका जो बेसिक है 0.2 से कहाँ तक, 2 mg तक। ठीक है, आप इसको एक दिन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ब्रेडी एरिथमिया, ठीक है, काजेज ब्रेडी एरिथमिया। इप्राटोपियम ब्रोमाइड की बात करें तो इप्राटोपियम 40 to 80 mcg, ठीक है, बाई एरोसोल। एरोसोल का मतलब क्या है, इनहेलर। ठीक है, बाई इनहेलर। बेंजोट्रोपिन, बेंजोट्रोपिन 0.5 to 2 mg ओरली IM IV वंस ए डे। यानी बेंजोट्रोपिन जो है एक ऐसा प्रिपरेशन है कि इसको आप ओरली भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं और IV भी दे सकते हैं, यानी इन सारी रूटों से इसको आप पेशेंट को दे सकते हैं। डाइफेनेड्रामाइन की बात करें तो 25 से 50 mg, ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हैं एक दिन में। आगे बात करें इंडिकेशन यानी इसके यूजेस के बारे में, तो जो इसका पहला यूज़ है तो रिड्यूस सलाइवेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ठीक है, फिर टू इंड्यूस मेड्रियासिस आई, ठीक है, जीआई स्पाज्म, ब्रेडी एरिथमियाज, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम या रिएक्शन EPS। ठीक है, EPS में भी, ठीक है, यूज़ किया जाता है। डिस्काइनेसिया, ठीक है, बेंजोट्रोपिन to decrease the saliva and bronchial secretion before surgery, atropine to treat Parkinson's disease, motion sickness। ठीक है, मतलब इतनी सारी जगह इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, मेन समझिए जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, वो जो सिक्रीशन होता है ना, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, कम कर देते हैं। तो सिक्रीशन में आपका सलाइवेशन भी हो सकता है, किसी ग्लैंड की सिक्रीशन हो सकती है। ठीक है, उससे हमको कुछ नहीं लेना, सीधे ध्यान रखना है जहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक की बात आए, ठीक है, वहाँ पे रिड्यूस की बात है, रिड्यूस या ब्लॉक द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स और सिस्टम। ठीक है, इतना याद रखना है कि अगर एंटीकोलिनर्जिक की बात आ रही है तो एंटीकोलिनर्जिक क्या करता है, उस सिक्रीशन को कम कर देता है या ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब उसमें कहाँ तक कि फिर मोशन सिकनेस में भी इसका यूज़ किया जाता है। मोशन सिकनेस में डाइफेनहाइड्रामाइन, याद रखना, डाइफेनहाइड्रामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, मोशन सिकनेस में इसका यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं,
इंडिकेशन, कहाँ पे इसका यूज़ नहीं करना है। तो कंट्रा इंडिकेशन है प्रिकॉशन में देखिए, यूरिनरी एंड जीआई ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे आपकी जीआई में हो चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट में हो, तो आपको नहीं यूज़ करना है। हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी केवल एंटीकोलिनर्जिक के लिए नहीं, कोई भी दवा हो अगर वो हाइपर सेंसिटिव है तो वो आपको यूज़ नहीं करना है। सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, अगर सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ नहीं करना है। सी अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, जो कोलन होता है ना, ठीक है, जो कोलन होता है ना, जो कोलन होता है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस का जो मेन सिम्टम होता है वो होता है कि जैसे अगर इन्फ्लामेशन मान लो ये डिसेंडिंग है, ठीक है, डिसेंडिंग कोलन है, ठीक है, तो डिसेंडिंग कोलन में अगर आपका इन्फ्लेमेशन यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये पूरा यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है, यानी इसको कह सकते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इन्फ्लेमेशन इन कोलन, ठीक है, इन कोलन ये हो जाता है। यहीं पे क्रॉन्स की अगर बात करें, ठीक है, समझ रहे तो पढ़ना ही है इसको, तो पढ़ लीजिए, समझा दे थोड़ा सा। जो क्रॉन्स ये क्या हो गया आपका, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये आपका क्रॉन, जीआईटी के पार्ट हैं ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये है, मान लीजिए यहाँ पे ये असेंडिंग है, असेंडिंग कोलन नहीं हो गया, डिसेंडिंग कोलन नहीं हो गया आपका ट्रांसवर्स, ठीक है, तो थोड़ा सा एरिया यहाँ रहेगा, ठीक है, फिर यहाँ रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, फिर यहाँ पे रहेगा थोड़ा सा, इस तरीके से ये क्या होता है, ये पैचेस में होता है, ठीक है, इन्फ्लामेशन इन पैचेस, ठीक है। तो यही दो जो होते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स कोलाइटिस, यही डिफ्रेंशिएट इसी से होता है। अगर इन्फ्लामेशन जो है हाथों की, अगर वो पैचेस में है तो वो क्रॉन्स हो जाएगा, और अगर यूनिफॉर्म है तो वो क्या होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा। तो अगर सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो वहाँ पे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं यूज़ करना है। फिर एक्यूट और सीवियर हेमोरेज है, ठीक है, तब भी यूज़ नहीं करना है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, ठीक है, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में भी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज़ नहीं करना है। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब। आगे चलते हैं, एडवर्स इफेक्ट की बात करें, ब्लड विजन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, यूरिन रिटेंशन, कंजक्टिवाइटिस और कॉन्स्टिपेशन, इतने सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो केवल एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में इंक्रीजेज द ड्रग एडवर्स इफेक्ट, यानी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की जो मेडिसिन हैं, ठीक है, उनको इनके साथ में नहीं देना है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट को जो है बढ़ा देते हैं। मान लीजिए एज ए एडवर्स इफेक्ट आपको हुआ ब्लड विजन, ठीक है, तो अगर आप उसके साथ में टीसीए ले लेंगे तो वो क्या करेगा, और जो है आपको धुंधला दिखने लगेगा। एग्जाम्पल क्या है, इमिट्रिप्टाइलिन, इमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन, ठीक है, ये ड्रग्स होते हैं टीसीए, और भी हैं, कॉमनली यही यूज होते हैं। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो नर्सेस शुड मॉनिटर एडवर्स रिएक्शन, ठीक है, एडवर्स रिएक्शन भाई आपको मॉनिटर करना है, क्योंकि इसका एडवर्स रिएक्शन जो है बहुत खतरनाक है। नर्सेस शुड इंस्ट्रक्ट पेशेंट एडमिनिस्टर 30 मिनट्स बिफोर मील एंड एट बेड टाइम व्हेन ही यूज टू रिड्यूस जीआई मोर्टेलिटी, ठीक है, यानी आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये खाना खाने से, ठीक है,
बिफोर मील 30 मिनट पहले, ठीक है, या खाना खाने के बाद के आइट बेड टाइम, ठीक है, या तो सोते समय, ठीक है, उसे ये सारी चीज़ें जो है बता देनी है। फिर टीच द पेशेंट टू रिड्यूस ड्राई माउथ बाय यूजिंग आइस चिप्स, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जिसको ड्राई माउथ की समस्या हो रही है दवा लेने पे, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप आइस चिप्स दे देंगे, ठीक है, क्या कम करने के लिए, ड्राई माउथ कम करने के लिए। हार्ड कैंडी और गम एंड टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन बाय एक्सरसाइजिंग एंड इंक्रीजिंग फाइबर एंड फ्लूइड इनटेक, यानी इतनी सारी चीज़ें आप उसको दे सकते हैं उसके एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए। लेकिन सेकंड मोस्ट, ठीक है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपको पेशेंट को वो सारी चीज़ें बता देनी है, जैसे धुंधला होना, ठीक है, टैकीकार्डिया, अगर ये सारी चीज़ें उसमें से अगर कोई भी लक्षण उसे महसूस होता है तो वो तुरंत जो है आपको सूचित करे और आप अपने डॉक्टर को सूचित करें। नर्सेस शुड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, वॉच फॉर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ यूरिन रिटेंशन, ठीक है, क्योंकि भाई यूरिन रिटेंशन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है इसका। तो आपको क्या करना है, अगर यूरिन रिटेंशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको, ठीक है, आपको उसके लक्षणों को ध्यान में रखना है और उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। बात करें मास्ट सेल स्टेबलाइजर के बारे में। स्टेबलाइजर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो होते हैं, ठीक है, वो एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंट करते हैं। किसको, मास्ट सेल को, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स वर्क टू प्रिवेंट एलर्जी सेल कॉल्ड मास्ट सेल फ्रॉम ब्रेकिंग ओपन एंड रिलीजिंग केमिकल दैट हेल्प्स काज इन्फ्लामेशन, ठीक है, यानी समझिए कि जैसे मान लीजिए ये एक थैली है, वेसिकल है, ठीक है, अब ये इसका काम है, ठीक है, ये हो गया आपका मास्ट सेल, ठीक है, इसको मास्ट सेल ही आप मान लीजिए। अब स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे पोर बन गया, ठीक है, और यहाँ से इसका लीकेज होने लगा। अब जब ये लीकेज होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ब्लड में, ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, ये ब्लड में जाएगा, ठीक है, फिर ब्लड से ये कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में, ठीक है, उसके बाद में इसका काम क्या है, एलर्जिक रिएक्शन इंड्यूस करना। तो ये जब बॉडी में जाएगा तो ये क्या करेगा, एलर्जिक रिएक्शन इंड्यूस करेगा, ठीक है, इंड्यूसेस एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है। तो जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर वाली मेडिसिन होती है वो क्या करती है, जब उसको दिया जाता है तो इन पोर्स को जो है बंद कर देती हैं, ठीक है, जो परफोरेशन होता है, ठीक है, जो रिलीजिंग टेंडेंसी होती है उसको ये लोग क्या करते हैं, बंद कर देते हैं पूरी तरीके से, जंक्शन जो है उनको टाइट कर देते हैं, तो इसका लीकेज जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है, और इस तरीके से इसके द्वारा उत्पन्न हुई सारी समस्याएं जो हैं सही हो जाती हैं। फिर बात करें, दे आर नॉट इफेक्टिव वंस द एलर्जिक रिएक्शन हैज़ अकर्ड एंड मीडिएटर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द मास्ट सेल, ठीक है, क्या कह रहा है कि दे आर नॉट इफेक्टिव वंस, ठीक है, द एलर्जिक रिएक्शन हैज़ अकर्ड एंड मीडिएटर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम मास्ट सेल्स। फिर सो दे आर यूजलेस ड्यूरिंग अस्थमेटिक अटैक्स, सो दे आर यूजलेस ड्यूरिंग अस्थमेटिक अटैक्स। ये क्या कह रहा है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए इसका काम है, ठीक है, अस्थमा को इंड्यूस करना, अगर इसको हम पहले से, ठीक है, पहले से अगर इसको हम दवा दिए रहेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये रिलीज नहीं होगा और अस्थमा का अटैक नहीं होगा। लेकिन अगर रिलीज हो गया, ठीक है, अगर रिलीज हो गया और अस्थमा का अटैक हो गया, ठीक है, तब अगर हम ये दवा देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब जो काम है इसका पहले काम है। जैसे कोई एनिमी है, अगर वो आपके घर में आ रहा है तो अगर आप उसको घर के बाहर रोक दे रहे हैं तो ठीक है,
अगर घर के अंदर आ गया वो तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से है कि अगर ये बीमारी आने से पहले, ठीक है, अगर ये दवाई उसको दे के रोक दिया गया तो ठीक है, अगर हो गया अटैक हो गया इसका, ठीक है, तो फिर आप दवा देंगे तो नहीं सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया इधर का। आइए आगे चलते हैं। फिर लास्ट में क्या है, दे आर यूज्ड इन द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ अस्थमा। ठीक है, यही रोकथाम के लिए, रोकथाम के लिए यूज किया जाता है ये। ठीक है, रोकथाम के लिए यूज किया जाता है, प्रिवेंशन प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, रोकथाम के लिए, मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है ये, ट्रीट करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि अगर मास्ट सेल स्टेबलाइजर यूज़ करना है तो आपको जब अस्थमेटिक अटैक ना हो उसके पहले आपको यूज़ करना है, ताकि आपको अस्थमा का अटैक आए ही ना, अगर चाहते हैं तो। ठीक है, अगर अस्थमा का अटैक आ गया तो आपको फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर नहीं देना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़ करने हैं। ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको वहाँ से लेनी है। फिर बात करें इसके मैकेनिज्म की, क्या आखिर ये काम कैसे करता है। तो दे इनहिबिट मास्ट सेल एक्टिविटी, दस प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एलर्जिक मीडिएटर्स लाइक हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड साइटोकाइंस। ठीक है, इतने सारे मीडिएटर्स होते हैं, ठीक है, जो मास्ट सेल, ठीक है, इनहिबिट करता है। ठीक है, फिर दीज केमिकल्स आर इसेंशियल फॉर एन इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रिएक्शंस। ये जो केमिकल है ना, ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के लिए। ठीक है, क्या क्या, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइंस। ठीक है, ये सारी, साइटोकाइन, ये सारी केमिकल हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर हैं, जो क्या करते हैं, ये यूज होते, इंड्यूस करते हैं एलर्जिक रिएक्शन। ड्रग एग्जाम्पल की बात करें, क्रोमोलिन सोडियम। ठीक है, डोज की बात करें 20 to 20 mg 4 times a day। ठीक है, नेबुलाइजेशन सोल्यूशन। फिर आपका है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। ठीक है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट 20 mg 6 hourly। लास्ट में आपका कीटोटिफेन। ठीक है, कीटोटिफेन 1 to 2 mg 1 OD और BD। ठीक है, ये हो गया आपका ड्रग डोजेस। बात करें इंडिकेशन की, तो इंडिकेशन ये यूज में प्रिवेंट अस्थमा सिम्टम्स फ्रॉम द अकरिंग आर प्रोफाइलेक्सिस टू अस्थमेटिक अटैक। आपको यही ध्यान रखना है कि प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज किए जाते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर किस लिए यूज किए जाते हैं, प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज किए जाते हैं। टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन और ब्रोंकियोस्पाज्म। ठीक है, टू डिक्रीजेज एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी में भी, रनाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इतने में यूज़ किए जाते हैं। यानी अलग से देखें तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस में, ब्रोंकोस्पाज्म में, ब्रोंकोस्पाज्म में, एलर्जिक रिएक्शन में, और रेनाइटिस, रेनाइटिस या कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, इतने में। अब इसके कंडा इंडिकेशन की बात करें कि जो इसका कंडा मतलब कहाँ पे इसका यूज़ नहीं किया जाता है, तो हाइपर सेंसिटिविटी। पहले ध्यान रखना है आपको कि कोई भी दवा है, ठीक है, केवल मास्ट सेल स्टेबलाइजर की नहीं, किसी भी दवा की बात कर रहे हैं, अगर वो हाइपर सेंसिटिव है तो उसको बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। ठीक है, और आप लोग करेंगे भी नहीं। प्रिकॉशनली विथ रीनल डिस्फंक्शन। ठीक है, कि अगर किसी को किडनी की दिक्कत है, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं यूज़ करना है, और किसी को हिपाइटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, लीवर की समस्या, तो वहाँ भी यूज़ नहीं करना है। कहाँ पे, लैक्टेशन, कार्डियक एरिथमियास। ठीक है, यानी कार्डियक अगर हार्ट प्रॉब्लम है तो उसमें नहीं यूज़ करना है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं, ठीक है, उनमें भी इसका यूज़ नहीं किया, लैक्टेशन में यूज़ नहीं करना है। आगे चलते हैं, एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। थ्रोट इरिटेशन, नेजल इरिटेशन। ठीक है, यानी जो गले की खराश होती है, ठीक है, वहाँ पे ये हो सकता है, वेट गेन इससे हो सकता है, हेडेक की समस्या हो सकती है, ड्राउसीनेस, ड्राई माउथ और डिजनेस। इतनी सारी समस्याएं आपको इसके एडवर्स के रूप में देखने को मिल सकती हैं। ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें तो ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है, इसका अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया, यानी किस दवा के साथ ये अच्छा काम करता है और किस दवा के साथ
बुरा काम करता है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तो इस तरीके से ड्रग इंटरेक्शन जो है वो अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, वही नर्स वुड मॉनिटर ड्रग्स एडवर्स रिएक्शन को आपको मॉनिटर करना है, इंस्ट्रक्ट पेशेंट डेट, ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ एक्यूट अटैक, ठीक है, पेशेंट नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट हाउ टू यूज़ मीटर डोज, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मीटर डोज प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है, ठीक है, तो उसको आपको बता देना है, ठीक है, कि उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। और नेबुलाइज बिफोर टेकिंग सेकंड पफ, ठीक है। इफ द पेशेंट इज आल्सो रिसीविंग एन इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स, advise the patient to use bronchodilators first to open the airway and then wait approx 5 minutes before using क्रोमोलिन सोडियम to maximize its effectiveness। यानी क्रोमोलिन सोडियम का अगर इनहेलर है, अगर वो कोई पेशेंट ले रहा है तो उसको आपको बताना है कि पहले आप अपना जो एयरवे है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से साफ रखें और उसके ठीक 5 मिनट बाद जो है आप उसको इनहेल करें, तो इससे जो है उसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन एरिया है वो ज़्यादा मिलेगा। बात करें फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड के बारे में, ठीक है। कार्टिकोस्टेरॉइड में बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, बैक्लोमेथासोन, ठीक है, इन सारी दवाओं की बात करेंगे। These drugs have an anti-inflammatory as well as anti-allergic action, thus they are effective in bronchial asthma, ठीक है। ब्रोंकियल आस्थमा में जो इनका काम है, ठीक है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एलर्जिक एक्शन, ठीक है, दोनों तरीके से ये काम करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, दे प्रिवेंट द रिलीज ऑफ और काउंटर एक्ट द बायोकेमिकल मीडिएटर्स लाइक काइनिन्स, सीरोटोनिन, हिस्टामिन्स, ठीक है, ये जो है इसके मीडिएटर होते हैं, ठीक है, जैसा कि पहले हम लोग देखे। फिर डाइट काजेज द इशू इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इडिमा एंड एयरवे नैरोइंग, ठीक है। क्या काम होता है इसका, जो एयरवे नैरोइंग होती है उसको ये क्या करता है, वाइडन करता है, यानी चौड़ा कर देता है, जिससे सांस लेने में आराम होता है, ठीक है, आसानी से सांस लिया जा सकता है। फिर बात करें इसमें कौन कौन सी दवा है, ठीक है, तो फर्स्ट दवा जो है वो आपका प्रेडनिसोलोन होता है, ठीक है। फिर बैक्लोमेथासोन डाइप्रोपिनेट, ठीक है, बैक्लोमेथासोन कॉमनली होता है, ठीक है। बुडिनोसाइड, फ्लोटिकासोन और बीटामेथासोन, बेलरेट या बीटामेथासोन आप इजीली कह सकते हैं। यहाँ पे एक दवा होता है, लिख देते हैं, डेक्सामेथासोन भी होता है, ठीक है। डेक्सामेथासोन ये होता है 4 ग्राम एवरी 6 आवर्ली, ठीक है। मैक्सिमम डोज जो होता है इसका 16 mg पर डे, ठीक है, 16 mg पर डे। अब बात करें प्रेडनिसोलोन की डोज, ठीक है, 50 से 60 mg पर डे इन डिवाइडेड डोज, यानी अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट है, ठीक है, उसको आपको प्रेडनिसोलोन देना है तो आप 50 से 60 mg, यानी 60 mg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक दिन के डोज में, ठीक है। कॉमनली इसमें 40 mg, ठीक है, अस्थमा के लिए 40 mg प्रेफर किया जाता है। बैक्लोमेथासोन डाइप्रोपिनेट की बात करें, 100 ग्राम एवरी 6 आवर्ली बाई एरोसेल इनहेलेशन, यानी इनहेलर के द्वारा जो है इसको आपको पेशेंट को देना है। बुडिनोसाइड जो होता है, ठीक है, ये 400 ग्राम डेली इन डिवाइडेड डोज। फ्लोटिकासोन जो होता है, ठीक है, ये 100 से 250 ग्राम बीडी, यानी दिन में 2 बार इनहेलर के द्वारा दिया जाता है। बीटामेथासोन बेलरेट की बात करें तो 200 ग्राम 6 आवर्ली बाई एरोसेल इनहेलर, ठीक है, ये भी इनहेलर के माध्यम से। डेक्सामेथासोन, ठीक है, टेबलेट के फॉर्म में होता है, 4 ग्राम एवरी 6 आवर या 16 ग्राम पर डे के हिसाब से दिया जाता है। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स और डोज के बारे में। बात करें अगर इनके ड्यूरेशन के बारे में, टाइम ऑफ एक्शन के बारे में, तो जो प्रेडनिसोलोन होता है ये आपका इंटरमीडिएट ड्रग होता है, ठीक है, इंटरमीडिएट, लगभग ये आपका 12 से 18 घंटा, ठीक है, काम करता है। बैक्लोमेथासोन, ठीक है, ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, ठीक है, इसका लॉन्ग ड्यूरेशन होता है मैक्सिमम 36 आवर्स। बुडिनोसाइड, फ्लोटिकासोन, ठीक है, ये भी लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, ठीक है। बीटामेथासोन ये भी लॉन्ग एक्टिंग होता है, लगभग 36 घंटे, और डेक्सामेथासोन ये भी लगभग 36 घंटे इसकी ड्यूरेशन होती है।
नेक्स्ट चलते हैं इसके इंडिकेशन या यूजेस के बारे में बात करें तो इंडिकेशन में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, एलर्जिक रेनाइटिस, रिस्पिरेटरी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, ब्रोंकियल अस्थमा, प्रोफाइलैक्सिस इन एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, ठीक है, और एलर्जिक रिएक्शंस। ध्यान दीजिए, जो प्रोफाइलैक्सिस इन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है, अगर कोई पेशेंट है जो एक्सरसाइज कर रहा है उसके दौरान उसको सांस फूलने की समस्या हो रही है तो उसमें जो है आप इसका यूज कर सकते हैं। या किसी कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो गया है जिससे आपको जो है सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसमें भी आप ये दवा ले सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन की बात करें, ठीक है, तो कंट्रा इंडिकेशन में एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है, अगर किसी को तुरंत एक्यूट ब्रोंकोस्पाज्म की समस्या है तो उसमें आप ये दवा नहीं ले सकते हैं। यूज़ कॉस्टली इन पेशेंट हु आर इम्यूनोसप्रेस्ड, ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर कोई इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट है तो उसमें आप कार्टिकोस्टेरॉइड की कोई भी दवा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो कार्टिकोस्टेरॉइड होती है वो क्या करती है, वो इम्यूनोसप्रेसेंट का काम करती है। समझिए इसको, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो वो पहले से सप्रेस है, ठीक है, और अगर आप ऊपर से उसे और दवा देंगे, ठीक है, तो वो और ज़्यादा सप्रेस हो जाएगा, जिससे आपको फ्रिक्वेंटली तमाम बीमारियां, तमाम इन्फेक्शन से आपको सामना करना पड़ेगा और ये आपके लिए काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट हैं उनमें कार्टिकोस्टेरॉइड नहीं देना है। पेडनिसिलोन आर अदर कार्टिकोस्टेरॉइड इन दोज टेकिंग पेडनिसिलोन आर अदर कार्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, यानी अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, प्रेडनिसिलोन या और कोई कार्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, ठीक है, तो उसमें भी दवा नहीं देनी है। यूज़ वेरी कॉस्टली इन पेशेंट विथ वायरल रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, अगर वायरल रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उसमें बहुत ध्यान से दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है। एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करें तो एडवर्स इफेक्ट में हॉर्सनेस, कैंडियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है, याद रखिए, ठीक है, कि जहाँ पे कार्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड दवाएं चलती हैं वहाँ पे कैंडिडा का इन्फेक्शन, ठीक है, कैंडिडा इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओरोफेरेंजियल इरिटेशन, ठीक है, गले में आपके दिक्कत होने लगेगी। ब्रोंकोस्पाज्म आफ्टर इनहेलेशन ऑफ ड्राई पाउडर, ठीक है, ड्राई पाउडर अगर हो गया, ठीक है, तो आपको ब्रोंकोस्पाज्म की समस्या हो जाती है। इसकी भी ड्रग इंटरेक्शन अभी तक रिपोर्ट नहीं की गई है, यानी कोई भी ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है जिससे हमें पता चले कि हाँ इन दवाओं के साथ में ये अच्छा काम करती है, या ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं, ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं कि जिनके साथ में ये सही से काम नहीं करती है। तो ऐसी कोई जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है। बात करें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिंस हिज माउथ, ठीक है, आफ्टर यूजिंग इनहेल्ड स्टेरॉइड, यानी आपको पेशेंट को क्या बताना है कि अगर कोई इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, ठीक है, तो वो दवा लेने के बाद में अच्छे से अपने गले को साफ करे, कुल्ला करे, ठीक है, जिससे उसका माउथ अच्छी तरीके से साफ हो जाए। नर्सेस शुड टीच द पेशेंट, ठीक है, आपको पेशेंट को क्या क्या बताना है कि यूज़ ब्रोंकोडायलेटर सेवरल मिनट्स बिफोर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन्हेलर, ठीक है, यानी अगर कोई ब्रोंकोडायलेटर दवा ले रहा है, ठीक है, तो काफ़ी समय पहले, ठीक है, क्या इन्हेलर लेने के काफ़ी समय पहले ही वो दवा ले ले, दवा लेने के बाद में जो है गैप के बाद में इन्हेलर यूज़ करें। रिंजे माउथ आफ्टर यूजिंग इनहेल स्टेरॉइड, वही बात कह रहा है कि अगर वो इनहेल, उसको ये भी बताना है कि जब आप इन्हेलर लें उसके बाद में मुंह को अच्छी तरीके से कुल्ला करके धुलें। यूज़ एंड केयर फॉर इन्हेलर प्रॉपरली, ठीक है, यानी जो इन्हेलर है उसको आपको सही तरीके से यूज़ करना है और सावधानी से यूज़ करना है, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप लापरवाही करेंगे उससे आपकी डोज जो है इधर उधर हो सकती है, जिससे आपको दिक्कत हो सकती है। आइए बात करते हैं एंटीहिस्टामाइंस के बारे में। एंटीहिस्टामाइंस क्या है? एंटीहिस्टामाइंस आर द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिसऑर्डर एंड सम अदर कंडीशंस, ठीक है, एलर्जिक डिसऑर्डर तो आप सब जानते हैं, लेकिन जो सम अदर कंडीशंस है वो अभी मैं बताता हूँ। पहले इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझिए। दीज ड्रग्स ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन एंड इट्स रिसेप्टर। जो एंटीहिस्टामिन होता है ये क्या करता है, जो हिस्टामाइन के रिसेप्टर होते हैं इनको ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है, इनके प्रभाव को रोक देता है। एंड 3 टाइप्स ऑफ एंटाहिस्टामिन ड्रग्स, और जो एंटाहिस्टामिन ड्रग्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल में तो हाईली सिडेटिव, ठीक है, हाईली सिडेटिव में आपका है डाइफेनहाइड्रामाइन,
प्रोमेथाजिन और हाइड्रोक्सीजीन। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं ये जनरेशन फर्स्ट की दवा है। ठीक है, हाईली सिडेटिव, जो जनरेशन फर्स्ट की दवाएं होती हैं वो हाईली सिडेटिव दवा होती है। ठीक है, जैसे डाइफेनाइड्रामाइन, ठीक है, प्रोमेथाजिन और हाइड्रोक्सीजिन हो गया। डाइफेनाइड्रामाइन की बात करें, ठीक है, तो क्या मोशन सिकनेस, ठीक है, मोशन सिकनेस में भी ये यूज़ किया जाता है। प्रोमेथाजिन, ठीक है। डोज की बात करें 25 से 50 mg डाइफेनाइड्रामाइन, 25 से 50 mg प्रोमेथाजिन और 25 से 50 mg हाइड्रोक्सीजीन। आगे चलते हैं। सेकंड, मॉडरेट सेडेटिव। जो मॉडरेट सेडेटिव ड्रग्स हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सी है? मैक्लिजिन। मैक्लिजिन पे स्टार लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ अभी बताते हैं। ब्यूस्लीजिन, फिनरामाइन पे स्टार लगा, क्यों बताते हैं। सिप्रोहेप्टाडिन और क्लोरफेनरामाइन। ठीक है, इसको समझते हैं। जो मैक्लिजिन होता है, ठीक है, मैक्लिजिन को यूज़ कहाँ पे करते हैं? मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस में मैक्लिजिन का यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन में मॉर्निंग सिकनेस के लिए जो है यूज़ किया जाता है मैक्लिजिन। ठीक है, फिर ब्यूक्लिजिन, इसकी डोज क्या होती है? 25 से 50 mg। फेनरामाइन जो है वो आपका है, ठीक है, 25 से 50 mg और सिप्रोहेप्टाइडिन 4 mg। क्लोरफेनरामाइन 2 to 4 mg। ठीक है, ये होता है। फेनरामाइन जो होता है ये भी आपका प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये भी प्रेगनेंसी में यूज़ किया जाता है। अब ये हो गया आपका मॉडरेट सेडेटिव। फिर बात करें, साइक्लिजिन भी होता है, ट्राई प्रोलिडिन, ठीक है, 50 mg और 2.5 mg। इसमें ट्राइप्रोलिडिन है, साइक्लिजिन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नॉन सेडेटिव की बात करें, एस्टिमाजोल, सेटेरिजिन, लोरेटाडिन और फेक्सोफेनाडिन। ठीक है, लोरेटाडिन जो है ये इंपॉर्टेंट है, नॉन सेडेटिव सेकंड जनरेशन। ठीक है, सेकंड जनरेशन की दवाइयाँ हैं ये। ठीक है, नॉन सेडेटिव, मतलब कहने के लिए केवल ऐसा होता है कि ये सेडेटिव नहीं है, बट उतना इफेक्ट होता है कि आपको, ठीक है, आपको एहसास होगा कि हाँ मुझे नींद आ रही है, शरीर महसूस इतना होगा, चाहे आप नॉन सेडेटिव कैटेगरी की दवाइयाँ ही क्यों ना लें। डोज की बात करें तो एस्टिमाजोल की है 10 mg, सेट्रिजिन 10 mg, लोरेटाडिन 10 mg और फेक्सोफेनाडिन 120 to 180 mg। ठीक है, आगे बात करते हैं इंडिकेशन या यूजेस की। एलर्जिक रिएक्शंस, हे फीवर, बैसोमोटर, रेनाइटिस, अर्टिकेरिया, अस्थमा, एनाफाइलेक्सिस। ठीक है, ये इसके एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस दे आर यूज एंटी एमेटिक्स। ठीक है, एंटी एमेटिक्स, ठीक है, प्रोमेथाजिन, सारी होती हैं एंटी एमेटिक्स। ठीक है, यूजफुल इन मोशन सिकनेस। ठीक है, मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस में भी। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस में भी ये यूज़ की जाती हैं। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस एज हिप्नोटिक्स। ठीक है, माइल्ड सेडेटिव एंड एनक्सोलिटिक। ठीक है, यानी हिप्नोटिक के तरीके से भी इसका यूज़ किया जाता है, माइल्ड सेडेटिव से, और एनक्सोलिटिक यानी जो चिंता, भय, घबराहट होता है उसको भी सही करने के लिए इन दवाओं का यूज़ किया जाता है। पार्किंसनिज्म, ठीक है, जो पार्किंसन डिसऑर्डर होता है उसमें भी यूज़ किया जाता है। कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी नहीं यूज़ करना है, लैक्टेशन, हाइपोकैलेमिया, न्यूनेट्स, कोमा और स्पेशल प्रिकॉशंस इन एक्यूट अस्थमा एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, अल्डरली एपिलेप्सी, यानी ये 3 समस्याएं, अगर एक्यूट अस्थमा किसी को है, प्रेगनेंसी है और एपिलेप्सी है, तो इसमें बहुत सावधानी से इन दवाओं का यूज़ करना है। आगे चलते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में। ड्राउसीनेस इन कॉमन ड्यू टू एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन। ये क्यों होता है? ये होता है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, डिलेरियम, कन्वल्जेंस, सीवियर टॉक्सिसिटी में काजेज डेथ ड्यू टू कार्डियक रिस्पायरेटरी फेल्योर, यानी इसकी टॉक्सिसिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर टॉक्सिसिटी होती है तो फिर ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे चलते हैं, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। एंटीहिस्टामिन्स आर बेस्ट गिवन इन द इवनिंग सिंस ऑल एंटीहिस्टामिन्स काजेस ड्राउसीनेस। ठीक है,
पॉइंट आ गया ना कि ऑल एंटीहिस्टामिन काजेज ड्राउजीनेस, इसको नोट में लिखिए, ठीक है। नॉन सेडेटिंग टाइप का कुछ होता नहीं है। ऑल एंटीहिस्टामाइन आर all antihistamines causes ड्राउसीनेस, ठीक है, causes ड्राउसीनेस। तो ये जो है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। एडवाइस टू पेशेंट नॉट टू ड्राइव व्हीकल और डू नॉट ऑपरेट मशीनरी, यानी पेशेंट को आपको बताना है कि ना तो वो गाड़ी चलाएगा ना किसी तरीके का मशीन चलाएगा अगर एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स ले रहा है तो। फिर एडवाइस टू पेशेंट टू अवॉइड सेडेटिव सच एज एल्कोहल और सेडेटिव हिप्नोटिक्स, यानी पेशेंट को बताना चाहिए कि अगर वो कोई और एंटीहिस्टामिनिक ले रहा है जैसे कि अल्कोहल हो गया या सेडेटिव हिप्नोटिक की दवाइयाँ ले रहा है तो उसको बंद कर दे। तो आज, ठीक है, हम लोगों का ये रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है, कंप्लीट होता है। ठीक है, ये एक बेहतरीन लेक्चर हुआ है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, तो इसको आप बार बार पढ़िए, ठीक है, और जो कंसेप्ट, जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, ठीक है, उसको रिवाइज करके, ठीक है, रिपीट करके देखिए, समझिए, ठीक है, और साथ में अगर नोट्स बनाते चलिए तो और अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और प्ले स्टोर पर जाके, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाके आप जो एग्ज़ाम मार्क ऐप है हमारा, ठीक है, उसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करिए और मात्र 249 रुपये में, ठीक है, हमारा पेड कोर्स, ठीक है, परचेज करिए आप, ठीक है, पेड कोर्स हमारा परचेज करिए। तो यही है, ठीक है, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।